हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज फिर हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, ये पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगी फॉर द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन करेंगे माइनस समेशन एक्स बाय एन का होल स्क्वायर करेंगे। ये क्या होगा? मीन देगा। और ये हमारा क्या होता है? ई एक्स स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। ये क्या आ जाएगा? वेरिएंस। और इसका क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए। तो समेशन एक्स क्या हो जाएगा? यहाँ पर समेशन एन हो जाएगा। समेशन एन मतलब 1 + 2 + 3 + 4 अप टू एन। और ये हम पढ़ चुके हैं कि ये क्या होता है? एन इंटू एन प्लस 1/2 होता है, राइट। नीचे क्या आएगा? एन आएगा। एन से एन कैंसिल हो जाएगा। इसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। अब इसकी बात कर लेते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है? मतलब 1² + 2² + 3² अप टू एंड सोन। हमें क्या करना है? एन स्क्वायर तक करना है। तो स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या हो जाता है? एन इंटू एन प्लस 1 2n+1/6 हो जाता है, राइट। ठीक है। इसमें बीच में क्या आ जाएगा? एन से डिवाइड करना है, यानी एन नीचे आ जाएगा और माइनस बीच में आ जाएगा। और इसका क्या करना है? स्क्वायर रूट करना है। तो ये हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है। तो कर लेते हैं। यहाँ से एन हमारा कैंसिल हो जाएगा। n+1 2n+1/6 बचा, माइनस यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे तो एन स्क्वायर प्लस, एन स्क्वायर नहीं करते हैं, n+1 का होल स्क्वायर ही रख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि n+1 फिर हम कॉमन निकाल लेंगे। तो क्या बन गया? ये n+1 का होल स्क्वायर बाय 4, राइट। +1 जो है वो कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बच जाएगा? 2n+1/6 माइनस n+1/4 बच जाएगा, राइट। एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास? 12 आ जाएगा। 6 दूनी 12 यानी 2 2 4n बच गया प्लस 2 माइनस 4 × 3 = 12, सो 3n-3। ठीक है। n+1 हमारा कॉमन चल रहा है। अब क्या आ गया अंदर? 4n-3n यानी n हो जाएगा। 2 - 3 - 1 हो जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास n-1 इंटू n+1/12, यानी कि हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा? n² - 1/12। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट बन जाएगा। आई होप आपका क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117। इसमें बोला है कि 1 बैग कंटेन्स 3 वाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स। एक बैग हमारा B1 है जिसमें हमारे पास 3 वाइट बॉल्स हैं और 2 ब्लैक बॉल्स हैं। बैग B2 है हमारे पास जिसमें हमारे पास 5 वाइट बॉल्स हैं और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। हमें पूछ रहा है इफ अ बैग इज चोजन एट रैंडम। बैग हमने रैंडमली चूज किया है और उसमें से एक बॉल निकाली है। तो हमें बताना है कि क्या चांसेस है कि वो बॉल वाइट मिलेगी हमें। तो सबसे पहले तो बैग 1 चूज करने के क्या चांसेस है? 1/2, क्योंकि 2 ही बैग है। और बैग 2 चूज करने के कितने चांसेस है? 1/2। अब बैग 1 चूज करें और उसमें से व्हाइट बॉल निकले, इसके क्या चांसेस है हमारे पास? कितनी व्हाइट है इसमें? 3। टोटल कितनी बॉल्स हैं? 5। फिर हम बैग 2 चूज करें और उसमें से व्हाइट बॉल निकले, तो इसमें कितनी व्हाइट है? 5। टोटल कितनी बॉल्स है? 8। ठीक है। हमें क्या निकालना है? कि व्हाइट बॉल निकलनी चाहिए। तो व्हाइट बॉल कैसे निकल सकते हैं? कि भाई हम बैग 1 चूज करें और उसमें से व्हाइट निकल रही है। और दूसरा क्या आ जाएगा? कि भाई हम बैग 2 चूज कर रहे हैं, प्लस होगा बैग 2 चूज कर रहे हैं और उसमें से क्या निकल रही है? व्हाइट निकल रही है। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 3/5 प्लस 1/2 इंटू 5/8, यानी कि आ गया 3/10 प्लस 5/8 दूनी 16। एलसीएम आ जाएगा 80। 10 8 8 3 24 प्लस 16 5 5 5 25, यानी 49/80। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119। इसमें बोला है कि अ कमेटी ऑफ 3 हैज टू बी चोजन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 4 मेन एंड 5 वुमेन। हमारे पास टोटल 4 मेन हैं और 5 महिलाएं हैं। क्या बोला है? कि उसमें से मुझे कितने मेंबर्स की कमेटी चूज करनी है? 3 मेंबर्स की कमेटी चूज करनी है। तो टोटल इंसान कितने हैं? 9। इसमें कितने तरीके से 3 इंसान को चूज किया जा सकता है? तो 9C3 हो जाएगा। लेकिन इसने क्या बोला कि प्रोबेबिलिटी हमें किस चीज की निकालनी है? कि उसमें एग्जैक्टली 2 मेंबर्स जो है वो क्या होने चाहिए? मैन होने चाहिए। तो एग्जैक्टली 2 मेंबर इन 4 में से चूज करने पड़ेंगे और जो बचा हुआ मेंबर है वो मुझे विमेन में से चूज करना पड़ेगा, इन 5 में से चूज करना पड़ेगा। तो ये हमारे फेवरेबल हो जाएंगे, ये हमारे टोटल पॉसिबल हो जाएंगे। ये आ जाएगा 6 × 5/9 8 7, और नीचे 3 फैक्टोरियल बच जाएगा, उसको ऊपर ले जाते हैं 6। ठीक है। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 2 से ये कैंसिल, 4 2। तो हमारे पास क्या आ गया? 5/14, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट है 118। इसमें बोला है कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 इवेंट्स। 2 इवेंट्स ए एंड बी है, उसके रिस्पेक्ट में हमें ये फॉलोइंग स्टेटमेंट दी गई है, देखना है कि कौन सी करेक्ट है। ठीक है। तो पहला बोल रहा है कि ए अकर बट नॉट बी। ए हो रहा है लेकिन बी नहीं हो रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी ये बताना है।
तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमने कल भी ये डिस्कस किया था कि भाई ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और इसमें यूनियन कर दूं अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या बना देगा मेरा, ये मेरा पूरा ए के बराबर बन जाता है। ठीक बात है, डिस्कस किया था। और हमने बोला था कि भाई इन दोनों सेट्स का जो इंटरसेक्शन है वो क्या आएगा, इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन एम्प्टी आता है। तो इसलिए जो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो डायरेक्टली हमारी इन दोनों सेट की प्रोबेबिलिटी के सम के बराबर हो जाती है। तो यहां से इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाती है। जो एज इट इज है ना उसकी प्रोबेबिलिटी में से इंटरसेक्शन माइनस करना है, कहीं भी आपको इस तरह का दिखाई दे। सपोज बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट दे देता, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपको याद होगा कि आप सब्ट्रैक्शन लिखते हो ऐसे बी माइनस ए, यही होता है ना, यही होता है। और इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं कि बी में से मैंने ए इंटरसेक्शन बी माइनस किया, ऐसा भी लिख सकते हो, राइट। तो उससे आप इसको रिलेट करके देख सकते हैं। अच्छा, फिर हमें बोला है कि भाई इफ बी इज कंटेन्ड इन ए, अगर बी ए में कंटेन्ड है तो बी इंटरसेक्शन ए क्या आ जाएगा, बी ही आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर आ जाएगी। तो इसकी जगह पर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकती हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ रहा है, हाँ जी ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट बोल रहा है सेकेंड स्टेटमेंट में कि ए अलोन और बी अलोन, मतलब ए अकेला होना चाहिए, या तो ए होगा मतलब बी नहीं होगा, और दूसरा कि ए नहीं होगा तो बी होगा। ए अलोन और बी अलोन, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी ऐड करनी है, यानी कि दिस प्लस दिस माइनस इनका इंटरसेक्शन। ठीक है, अब मुझे बताइए कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी, बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी, और उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी, तो ये पूरा तो 0 हो गया। ठीक है, अब मेरे पास ये बचा और ये बचा। अब यहां पर मैंने डिस्कस किया था कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है वो किसके बराबर हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर हो जाएगी। सिमिलरली ये किसके बराबर हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर हो जाएगी। इन दोनों को क्या करना है, सम। तो हमारे पास क्या क्या क्वांटिटी आनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आना चाहिए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आनी चाहिए, ठीक है, लेकिन माइनस टाइम्स ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होना चाहिए था, इसने एक ही बार लिखा है। ठीक है, तो एक यहाँ पर ये इसकी कमी है, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। अगले की बात करते हैं। अगले में बोला है कि ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी, तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाता है। लेकिन उन्होंने बोला कि ए और बी जो है वो क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो ये भी हमने कल डिस्कस किया था, अगर दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट दिए मतलब वो एक हो रहा है तो दूसरा हो ही नहीं सकता, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उस केस में क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है, इसलिए ये हमारा सिर्फ इसी के बराबर बन जाएगा। तो स्टेटमेंट 3 आपकी करेक्ट हो जाएगी, 1 एंड 3 आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट है 116, इसमें बोला है कि बॉक्स हैज 10 चिट्स, एक बॉक्स में 10 चिट्स हैं, ओके। फिर बोल रहा है कि फर्स्ट 1 चिट इज ड्रॉन एट रैंडम, पहली चिट मैंने रैंडमली उठा ली है और उसको साइड में रख दिया है, रिप्लेस नहीं किया, उसको साइड में रख दिया है। तो वो चिट हटाने के बाद अभी इसमें 10 थी, वो चिट हटा दी तो कितने बच जाएंगे, 9 बच जाएंगे, ठीक है। फिर उन 9 में से मैंने एक सेकंड चिट उठाई है, हमें बताना है कि वो जो सेकंड चिट उठी उसके 9 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, कि उस पर 9 लिखा हो, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें दो केस बन सकते हैं, केस 1 की जो मैंने पहली चिट उठाई वो मैंने 9 वाली ही उठा ली होगी, ठीक है। तो 9 वाली ही उठाने के कितने चांसेस होंगे, 1/10, क्योंकि इसमें 10 चिट थी और उसमें से एग्जैक्टली मुझे 9 चाहिए, तो 1/10 हो जाएंगे, राइट। अगर मैंने पहली चिट ही 9 वाली उठा ली होगी तो क्या कभी भी सेकंड चिट उठाते वक्त मुझे 9 मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। तो इस केस में, इसी केस में जब मैंने पहली चिट 9 उठा ली होगी तो सेकंड चिट 9 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 0 हो जाएगी, हो ही नहीं सकता, एक ही तो 9 था, वो हमने पहले ही उठा लिया, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं कि भाई 1/10, पहले वाली में 9 उठा लिया और दूसरे वाली में भी मुझे क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 ड्रॉन, तो इसकी 0, तो ये वाली 0 हो जाएगा। अब केस 2 देख लेते कि पहले वाली में मैंने 9 नहीं उठाया, पहले वाली में 9 नहीं उठाया, तो क्या क्या उठा सकती हूँ, 0 1 2 3, कितने चॉइसेस है मेरे पास, टोटल 9 चॉइसेस है, तो बचे हुए 9 में से मैंने कुछ उठाया होगा, ठीक है, बचे हुए 9 में से मैंने कुछ उठाया होगा, तो 9 मेरे फेवरेबल हो जाएंगे, 10 मेरे टोटल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम्स थे। तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी कि मैंने 9 नहीं उठाया, कि क्या हो जाएगी, 9/10।
अब ये तो फर्स्ट चिट की थी। इस केस में अगर मुझे सेकंड चिट में क्या चाहिए, मुझे सेकंड चिट में 9 चाहिए, तो सेकंड चिट में 9 उठाने की कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बताओ। बची कितनी है, नो, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 9, उसमें से फेवरेबल आउटकम 1। ठीक है, तो इस केस में हमारी क्या हो जाएगी 9/10 इंटू 1/9, यानी कि 1/10 आपकी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि सेकंड चिट आपकी 9 निकले। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट बन जाएगा। आपको क्या करना था, बेसिकली केस 1 से जो आएगा प्लस केस 2 करना था। ठीक है, यहां से तो 0 ही आया, यहां से 1/10 आया, तो क्या आ जाएगा 1/10 आ जाएगा 9 निकलने का प्रोबेबिलिटी सेकेंड चिट पर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 112, इसमें बोला है कि द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज आर 5 एंड 2। मीन हमें दे रखा है कितना है 5 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दे रखा है 2 है। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका स्टेप डेविएशन बाय मीन इंटू 100 हो जाएगा, यानी 5/2 इंटू 100, यानी कि आपका पास क्या आ जाएगा, सॉरी सॉरी उल्टा लिख दिया, 2/5 इंटू 100, 2/5 इंटू 100, यानी कि आपके पास 40 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पूछा है कि 5 इज एडेड टू ईच वैल्यू। अगर हर एक वैल्यू में मैंने 5 ऐड कर दिया, तो सबसे पहले तो मुझे बताओ कि अगर मैंने डाटा सेट की हर एक वैल्यू में 5 ऐड कर दिया तो मीन पर क्या फर्क पड़ेगा, मीन में भी 5 ऐड हो जाएगा। तो जो नया मीन आपका बन जाएगा वो आपका क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। अब दूसरी बात कि हर एक क्वांटिटी में, हर एक एंटिटी में अगर मैंने 5 ऐड कर दिया तो स्टेप डेविएशन पर कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, स्टेप डेविएशन आपकी सेम रहेगी, एज इट इज रहेगी। जो नई स्टेप डेविएशन है वो आपकी ओल्ड के बराबर ही रहेगी, क्योंकि मैंने स्टेप डेविएशन क्या बताया था कि मीन के रिस्पेक्ट में आपका डेटा सेट कितनी दूर तक फैला हुआ है वो स्टेप डेविएशन बताता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भाई मीन अगर ट्रांसफर हुआ, हर एक एंटिटी अगर ट्रांसफर हुई है तो मीन भी तो उसी के अकॉर्डिंग ट्रांसफर हुआ ना, डिफरेंस तो उतना ही रहेगा। ठीक है, तो स्टेप डेविएशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें पूछा है कि जो नई सेट ऑफ वैल्यूज आई हैं उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है, तो क्या बन जाएगा स्टेप डेविएशन बाय न्यू मीन इंटू 100, यानी कि हमारा 20 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट बन जाएगा। तो मीन में क्या फर्क पड़ता है, अगर हर एक वैल्यू में 5 ऐड हो जाएगा तो मीन में भी 5 ऐड हो जाएगा। स्टेप डेविएशन पर कुछ फर्क पड़ता है क्या, स्टैंडर्ड सॉरी स्टेप डेविएशन बोल रही हूँ मैं तब से, स्टैंडर्ड डेविएशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है 115, इसमें बोला है कि इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट दिस, ए और बी दो इवेंट्स, और ये बोला है कि ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी 3/2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से बड़ी है। ठीक है, और हमेशा प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 से कम रहेगी और 0 से बड़ी रहेगी। तो ये हमारे पास रिलेशन बन जाएगा अगर हम इस हिसाब से देखें। फिर आगे हम देख रहे हैं कि इन्होंने दिया है कि 0 इज लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये दोनों चीजें तो हमारी क्या कर रही हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। तो इस क्वेश्चन में ये हमारा एरर दिया होगा। ठीक है, तो हम दोनों हिसाब से देख लेते हैं। पहले इसके हिसाब से देखते हैं कि अगर हमें ये रिलेशन है, मतलब इसके हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो हमने देखा कि भाई इनमें जो ये जो क्वांटिटीज हैं ये सेम ही हैं, तो हम देख लेते हैं कि क्वांटिटीज आ क्या रही हैं। पहले बात कर लेते हैं ए सच दैट बी इज गिवन, तो ये क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बनेगा। दूसरी हमारी जो यूज हुई है वो हुई है बी सच दैट ए इज गिवन, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बन जाएगा। और तीसरी हमारी क्वांटिटी जो दी हुई है वो है ए। तो हम इसमें क्या ऑब्जर्व करें कि जो तीनों की तीनों बात की गई है उन सभी में ऊपर जो हमारा न्यूमरेटर है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। डिफरेंस क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करूं कि x1, अगर मैं आपसे बात करूं कि x1 x2 से छोटा है, तो 1/x1 क्या 1/x2 से छोटा होगा या उल्टा हो जाता है, बताओ। अगर x1 x2 से छोटा है तो रेसिप्रोकल करने पर जो इनइक्वालिटी है वो चेंज होती है या सेम ही रहती है, तो वो चेंज हो जाती है। मतलब कि न्यूमरेटर जितना बड़ा होगा हमारा ओवरऑल फ्रैक्शन जो है वो उतना छोटा होता जाता है। राइट, अगर मैं इस रिलेशन के हिसाब से देखूं, मैंने देखा कि 1 सबसे बड़ा है, 1 सबसे बड़ा है, यानी कि इस हिसाब से जो जिसके डिनोमिनेटर में 1 है, जिसके डिनोमिनेटर में 1 है वो सबसे छोटा होना चाहिए। ठीक है, फिर मैंने देखा कि P ऑफ A जो है वो P ऑफ B से बड़ा है, तो जिसके डिनोमिनेटर में P ऑफ A है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, जिसके डिनोमिनेटर में P ऑफ A है वो
छोटा हो जाएगा, जिसके डिनोमिनेटर में पी ऑफ बी है वो बड़ा हो जाएगा, और इसके आगे तो छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये हमारी रिलेशन आ रहा है इससे। तो कौन से वाला हो जाएगा यहाँ पर, P ऑफ A इंटरसेक्शन B सबसे पहले आएगा, तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। उसके बाद हमारा कौन सा आएगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय P ऑफ A, ये क्या है, P ऑफ B सच दैट A इज गिवन, ओके। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है यहाँ से, हमारा B बन रहा है। अगर हम इसके हिसाब से देखें, अब हम दूसरा देख लेते हैं कि अगर हमें इस हिसाब से देखना हो, जो ये रिलेशन गिवन है कि 0 इज लेस देन P ऑफ A इज लेस देन P ऑफ B इज लेस देन 1, इसमें क्या है, P ऑफ A जो है वो लेस देन P ऑफ B है, इसका मतलब 1 अपॉन P ऑफ B जो है वो क्या हो जाएगा, लेस देन 1 अपॉन P ऑफ A हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय P ऑफ B जो है वो लेस देन हो जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय P ऑफ A से। यानी कि आपका A सच दैट B गिवन वाली जो प्रोबेबिलिटी वो छोटी होगी इससे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका इस केस में क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ आया सभी को, दोनों से हमने देख लिया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा 114। इसमें बोला है कि 2 फेयर डाइस है, 2 डाइस है, हमने उनको रोल किया है, 2 डाइस हैं, तो हमारा जो टोटल सैंपल स्पेस है या फिर हम बोले टोटल पॉसिबल आउटकम्स है वो कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे, 6 raised to power 2। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 7, सम 7 चाहिए मुझे, तो 1 से शुरू करते हैं, 1 में क्या होगा, 6 हो जाएगा, 1 6 हो जाएगा, तो इससे हमारे 2 आ जाएंगे, 1 6 और 6 1, ठीक है। नेक्स्ट 2, 2 में क्या ऐड करें, 5, तो इससे भी हमारे 2 आ जाएंगे, 2 5 या फिर 5 2। नेक्स्ट 3 से देख लेते हैं, 3 4, ठीक है, तो ये भी 2 आ जाएंगे, 3 4 हो सकता है या फिर 4 3 हो सकता है। 3 से आगे 4 बढ़ेंगे तो 4 के साथ 3 ही आ जाएगा, तो इस तरह से हमारे पास टोटल कितने आ गए, 2 2 4 और 2 6। फेवरेबल आउटकम 6 है, टोटल पॉसिबल 36 है, तो 1/6 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 111। इसमें बोला है कि इन अ टेस्ट इन मैथमेटिक्स 20% ऑफ द स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड फर्स्ट क्लास। मैथमेटिक्स का टेस्ट हुआ और उसमें 20% बच्चों ने फर्स्ट क्लास ऑब्टेन किया। हमें उस डाटा को पाई चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो आपको बताना है कि फर्स्ट क्लास के कोरस्पॉन्डिंग जो आपका सेंट्रल एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा। तो 20% परसेंटेज सेम रहनी चाहिए, तो 20% ले लेंगे किसका, 360 का। 20% किसका ले लेंगे, 360 का, क्योंकि टोटल सेंट्रल एंगल हमारा कितने का होगा, 360 डिग्री का होगा। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 72 डिग्री आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट है 113। अ ट्रेन कवर्स द फर्स्ट 5 किलोमीटर ऑफ इट्स जर्नी एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड नेक्स्ट 15 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमें बताना है कि ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर यहाँ और 15 किलोमीटर यहाँ, यानी 20 किलोमीटर हो गया। टोटल टाइम टेकन, टाइम कैसे निकालेंगे, हमें तो डिस्टेंस और स्पीड दिया है, तो टाइम क्या हो जाता है, डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाता है। तो 5 किलोमीटर तो उसने कितनी स्पीड से किया, 30, तो ये हमारा टाइम T1 आ गया। T2 क्या आ जाएगा हमारा, 15 किलोमीटर उसने कितने स्पीड से ट्रेवल किया है, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो आपकी यूनिट्स है उसका ध्यान रखिएगा, यहाँ पर किलोमीटर की बात की गई है और किलोमीटर पर आवर में ही दिया गया है, ठीक है। कई बार किलोमीटर पर मिनट्स में दे देता है, तो उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। सेम उसमें चेंज कीजिएगा, सेम यूनिट में चेंज कीजिएगा। यहाँ पर आ गया हमारे पास 1/6 प्लस 1/3, तो एलसीएम 6 आ जाएगा इस केस में। ऊपर आ जाएगा हमारे पास 2 + 1 यानी 3, यानी 1/2 हमारा डिनोमिनेटर बन गया, तो 2 ऊपर चला गया, तो हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास 110। इसमें बोला है कि व्हाट इज द मीडियन ऑफ द नंबर्स, इन नंबर्स का मीडियन क्या होगा। सबसे पहले हम नंबर्स काउंट कर लेते हैं, इवन है कि ओड, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हमारे पास टोटल 12 नंबर्स हैं, इवन है। तो इस केस में मीडियन क्या हो जाता है हमारा, n/2 और n/2 + 1, इनको हमें ऐड करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक बात है। यानी कि हमारे पास 6th और 7th जो नंबर आएगा उसको हमें ऐड करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या इसी में से 6th और 7th ढूंढ लूंगा, मुझे इससे पहले असेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज करना पड़ेगा। शुरू करते हैं, सबसे पहले मुझे माइनस में एक ही क्वांटिटी दिख रही है, -4.8 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। 6th 7th मतलब 6 7 तक अरेंज कर लो, उसके बाद आगे की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो 0 के बाद क्या आ जाएगा, हमारे पास 2.3 है, देन हमारे पास 3.5 है, 3.9 है, 4.6 है,
5.2 है, तो उसके बाद 6.1 है, 7.6 है, 8.2 है, 9.3 है, 12.7 है। तो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, हमें सिक्स सेवन्थ चाहिए, तो सिक्स सेवन्थ हो जाएगा 3 और 3 6, ये छठा हो जाएगा और ये सातवां हो जाएगा। तो 4.6 प्लस 5.2/2 यानी कि हमारे पास आ गया 9.8/2 यानी 4.9। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 109, इसमें बोला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0। तो ये हमने कल भी डिस्कस किया था, फर्स्ट क्वेश्चन ही था शायद। हमें बताना है कि मीन से अगर हम सभी जो हमारा डेटा सेट था उससे डेविएशन निकाल लें, डेविएशन निकालें मतलब एक्स आई माइनस एक्स बार जो मीन वैल्यू है वो करें, तो इन सब का जब हम सम करेंगे तो हमारी जो डेविएशन सम आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये बिल्कुल सही लिखा है, ये हमेशा ट्रू होता है और इसी का यूज हम कर सकते हैं, कई बार क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, ये क्या बोल रहा है कि सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन। अब इसमें इसकी बात नहीं की है, जब हम इसकी बात करेंगे तो हमारी जो सब्ट्रैक्ट करने पर पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है, 0 भी आ सकता है। अब इसने बोला कि एब्सोल्यूट डेविएशन मतलब अब क्या ले रहा है, मॉड्यूलस वैल्यू ले रहा है, मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। फिर ये पूछ रहा है कि ये जो है मिनिमम होगी जब हमारा हम इसको मीडियन के अराउंड लेंगे, जब हम इसको मीडियन के अराउंड लेंगे, एक्स बार के अराउंड नहीं, जब हम इसको मीडियन के अराउंड लेंगे। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है कि एब्सोल्यूट डेविएशन का जो सम है वो मिनिमम होगा जब एक्स आई एक्स बार की जगह पर हम क्या ले लें, मीडियन ले लें। मीडियन क्या होगी, एग्जैक्ट बीच वाली वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इस यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है 108, इसमें बोला है फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी कह रही है कि मीन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल। ये तो हमने कल डिस्कस किया था कि भाई मीन अगर हर एक क्वांटिटी हमारी के से मल्टीप्लाई हो रही है, के स्केलर से मल्टीप्लाई हो रही है, तो मीन भी के से मल्टीप्लाई हो जाता है और वेरिएंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो स्केल का तो फर्क पड़ता है, इसने बोला इंडिपेंडेंट है तो ये गलत हो जाएगा। चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब हम ऐड या माइनस कर रहे हैं, हर एक क्वांटिटी से मैंने एक एक कांस्टेंट माइनस कर दिया है, तो उस केस में क्या हो जाता है, मीन से भी वो माइनस हो जाता है। ऐड कर दिया है तो मीन से भी वो मीन में भी वो ऐड हो जाता है। तो दोनों का ही फर्क पड़ता है मीन पर। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में वेरिएंस, वेरिएंस की बात की गई है। इसमें बोला है कि वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल। चेंज इन स्केल के इंडिपेंडेंट है, गलत है, ये तो हमने कल डिस्कस किया था, के स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। तो ये हमारी जो फर्स्ट पार्ट है ये गलत हो जाएगा। इसने बोला वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल बट नॉट इन ओरिजिन, मतलब कि ओरिजिन पर डिपेंडेंट है और स्केल के इंडिपेंडेंट है, ये बोला गया है यहाँ पर। लेकिन वेरिएंस की अगर हम बात करें तो वो स्केल पर डिपेंडेंट होता है, स्केल पर डिपेंडेंट होता है और चेंज इन ओरिजिन पर से इंडिपेंडेंट होता है। क्यों, क्योंकि कल हमने डिस्कस किया था ये क्या होता है, हर एक क्वांटिटी में से मीन माइनस करके स्क्वायर करके एन से डिवाइड, यही तो करते हैं वेरिएंस निकालने के लिए। ठीक है, तो अगर हमने हर एक क्वांटिटी में ए ऐड किया है सपोज, तो वो तो यहाँ पर कैंसिल हो गया है, कैंसिल हो जाएगा जब हम इनको ऐसे करेंगे तो सेम ही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट थोड़ा उल्टा लिख दिया, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या हो जाएगा, ओरिजिन बट नॉट स्केल हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत है, नीदर वन नोर टू इज करेक्ट, आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 105, इसमें बोला है कि लेट एक्स बार बी द मीन ऑफ x1 x2 x3 xn if xi is equals to a plus cyi for some constant a and c, then what will be the mean of y1 y2 y3 yn। अब ये y1 y2 y3 yn कहाँ से आ गए, यहाँ पर देखो ये रहा yi। तो अगर हम yi की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, xi माइनस a बाय c हो जाएगा। तो जो हमने डाटा सेट में चेंज किया वही मीन में चेंज हो जाएगा, सेम रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जो हमारा मीन वैल्यू है उसमें भी माइनस a बाय c हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, ऊपर हमने डिस्कस किया था कि भाई a अगर हमने ऐड किया तो मीन में भी ऐड हो जाएगा, a माइनस किया तो मीन में भी माइनस हो जाएगा, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन भी उसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 102, इसमें बोला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। शुरू करते हैं, पहली स्टेटमेंट हमारी बोली है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, अच्छा ये किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है,
स्टेटमेंट 2 कह रही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर ए पर कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखा तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट कह रही है, ये कंडीशनल से आ गया, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या होती है हमारी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा तो ये इसके बराबर हो गया, ये सही लिखे तो 1 and 3 ओनली आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 101, इसमें बोला है कि हमारे पास एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल मतलब या तो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, दो ही प्रोबेबिलिटी है, दो ही केसेस है। द मीन इज 3 टाइम्स इट्स वेरियंस, मीन जो है वो आपका क्या है, 3 टाइम्स है किसके, वेरियंस के। तो ये हमने कल भी डिस्कस किया था, बाइनोमियल जब दिया होता है तो मीन किसके बराबर हो जाता है, एन पी के बराबर हो जाता है, और वेरियंस किसके बराबर हो जाता है हमारा, एन पी क्यू के बराबर हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो क्या दिया है मुझे दिया है कि एन पी जो है वो 3 टाइम्स एन पी क्यू है। एन पी कैंसिल करेंगे तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। क्यू आ गया मेरे पास तो पी में निकाल सकती हूँ, 1 माइनस क्यू करके 1 माइनस 1/3 यानी 2/3 आ जाएगा। हमें पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3 सक्सेस हुई, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी इस केस में हमारी पी की हो गई, राइट। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/3, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3 जो कि क्यू के बराबर है। ठीक है, पी और क्यू इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। हमें चाहिए 3 सक्सेसेस आउट ऑफ 5 ट्रायल्स, तो एन मुझे मिल गया, एन क्या आ गया, 5 आ गया, तो मुझे चाहिए 5C2 x इक्वल्स टू 3, 5C3 हो जाएगा। P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P की वैल्यू मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 की पावर 3 हो जाएगा, और Q की पावर 2 हो जाएगा। तो 5C3 हमारा कितना हो जाता है, 10, P की पावर 3 यानी 2/3 की पावर 3 यानी 8/27, और Q स्क्वायर यानी 1/9। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 80/243, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट है 104, इसमें बोला है कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल सॉल्व क्वेश्चन ए, प्रोबेबिलिटी कि वो स्टूडेंट क्वेश्चन ए सॉल्व कर दे वो दी है 0.4, सॉल्व कर दे, और क्वेश्चन बी सॉल्व कर दे इसकी प्रोबेबिलिटी दी है 0.5। हमें पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही सॉल्व्स एटलीस्ट वन ऑफ द 2 क्वेश्चन, वो उन दोनों क्वेश्चन में से एटलीस्ट एक तो सॉल्व कर ही दे। ठीक है, तो हम कॉम्प्लीमेंट से जाएंगे, हम निकाल लेते हैं कि वो एक भी सॉल्व ना कर पाए। ठीक है, और उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो एटलीस्ट 1 सॉल्व किया जाएगी। एक भी सॉल्व ना कर पाए मतलब ए भी सॉल्व नहीं किया, बी भी सॉल्व नहीं किया, सॉल्व ना करने की क्या हो जाएगी, 1 माइनस 0.4 यानी 0.6, यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, 1 माइनस 0.5 यानी 0.5 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 0.6 इंटू 0.5, यह आ जाएगी प्रोबेबिलिटी कि उससे एक भी सॉल्व नहीं हुआ, 0.3 हो गया। इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो क्या आ जाएगी, एटलीस्ट 1 की आ जाएगी 0.7, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने प्रोबेबिलिटी और स्टेटिस्टिक्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं पिछले 3 वीडियोस में। आई होप आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं इस पे बेस्ड जो मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो हमने डिस्कस किए हैं, क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल, गुड बाय।